हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश भूगोल के बारे में। उत्तर प्रदेश भूगोल जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और साथ ही साथ यह यूपी स्पेशल पेपर 6 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि यूपी के परिचय के बारे में कि वो समय कब था कि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी, आगरा के बाद प्रयागराज हुआ और फिर उसके बाद लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री क्या है, कितनी राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है और उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है। यदि हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें, क्लाइमेट के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट को समझने के लिए सबसे पहले भारत की क्लाइमेट को समझना जरूरी हो जाता है। यदि भारत की जलवायु को समझते हैं तो जैसा कि हमने बताया था, अब जैसा कि हमने ये भी आपके साथ शेयर किया था कि यदि भारत की जलवायु को पढ़ना है तो विश्व की जलवायु प्रदेशों पर आपको ध्यान देना होगा। जैसा कि हमने बताया भी था आपको कि 10 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी गोलार्ध में मानसूनी तुल्य जलवायु पाई जाती है और यही कारण है कि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो आइए हम लोग उत्तर प्रदेश को समझते हैं। उत्तर प्रदेश की क्या है स्थिति, मैप के द्वारा सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में ऋतुओं के बारे में बात करें, जलवायु के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग समझते हैं थोड़ी सी बातों को। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु, सबसे पहला हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु में आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले जो जलवायु होगी चूंकि भारत में मानसूनी जलवायु है तो यहाँ पर भी मानसूनी जलवायु ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में यदि आप देखेंगे तो कैसी उत्तर प्रदेश में भी जो जलवायु है ये मानसूनी जलवायु है। लेकिन अब ये है कि भारत पूर्णतः उष्णकटिबंध में नहीं स्थित है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये भारत के मध्य से होकर गुजरता है। मिस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और इस कर्क रेखा के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब ये है कि मानसूनी जलवायु है, लेकिन यह जो मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की, ये उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। ये इसका मतलब ये है कि ये कथन गलत है, उष्णकटिबंध के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि उष्ण का विस्तार तो कर्क रेखा तक है, भारत की दक्षिणी बिंदु से लेकर के और कर्क रेखा तक है, जबकि उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कर्क रेखा के उत्तर में है। इसका मतलब ये है कि यह उपोष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उपोष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपोष्णकटिबंध के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जाता है। मीन्स कहीं यदि आपके क्वेश्चंस में ऐसा, आपके पेपर में ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है या उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, तो आप उसको स्टेटमेंट को गलत काट देना है, क्योंकि उष्णकटिबंध के अंतर्गत नहीं बल्कि किसके अंतर्गत आता है? उपोष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जाता है।
ये बातें आपको समझनी है। यदि हम और बिंदुओं पे बात करें, अभी थोड़ा सा यदि हम यूपी के मैप पे नज़र डालें, तो यदि आप यूपी के मैप पे नज़र डालते हैं तो यदि ये है, आपने देखा भी होगा, ये है यूपी का मैप। और यूपी के इस मैप पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होता है, ऐसा कुछ खास चीज़ें होती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें आप देखोगे तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। यही तो उत्तर प्रदेश है। यदि आप इंडिया के मैप को समझते हैं तो उस इंडिया के अंतर्गत भारत, आप यदि पॉलिटी में पढ़ते हैं और पॉलिटी का यदि आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो उस आर्टिकल 1 में बातें कही गई हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यदि आप देखो, यदि आप देखते हो, यदि आर्टिकल 1 आप पढ़ते हो तो उसमें दिया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मीन्स इंडिया दैट इज भारत मीन्स इंडिया यानी भारत, जो कि भारत राज्यों का संघ है। पहली बात, यदि आप आर्टिकल में इस पे काफ़ी विचार भी हुआ कि एक देश का दो नाम लेने का मतलब क्या है, और दूसरा है राज्यों, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश चाह कर भी बहुत ज़्यादा इच्छा हो कि मैं इंडिया से अलग हो जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। ये चाह कर भी कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में सीधा सीधा कहा गया है कि आप अलग नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार इंडिया का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश में अब ये जो जलवायु है, चूंकि ये है, यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी है, तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। और यदि आपको याद होगा, हमने बताया था भारत के मानसून में, जब हमने आपको बताई थी, तो भारत के मानसून में हमने बताया था कि एक होता है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा शीत ऋतु, और तीसरा ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। मिस ऋतुओं की संख्या ऋतुओं के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसे यदि हम इस ऋतु में, यदि हम यहाँ पे बात करें तो बहुत ही अच्छे से जलवायु के बारे में बात करें तो एक ग्रीष्म ऋतु, एक पहला हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, दूसरा शीत ऋतु के बारे में, सभी को हम समझेंगे बेटा ये शीत ऋतु के बारे में, और तीसरा, ये तीनों महत्वपूर्ण है और जितना आपको पढ़ा दिया जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। जैसे आप कहोगे कि सर हमने संस्कृत में पढ़ा था कि ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं, हिंदी में सर ने पढ़ाया था कि 6 प्रकार की होती हैं। बेटा यहाँ पे आप जलवायु के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, आपने सही पढ़ा था, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा था। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि सर ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं, कहीं आपने देखा 6 प्रकार की होती हैं। तो आइए हम उस 6 प्रकार में, जब आपने पढ़ा होगा तो यहां पे देखिए बेटा, मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा बेटा, आपने जो 6 ऋतुएं पढ़ी थी वो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंतु। आपने क्या पढ़ा था? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंतु, शिशिर के पीछे आओ बसंतु। आपने ये पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा? ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंतु, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंतु, शरद हेमंतु, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंतु, शिशिर के पीछे आव बसंतु। ये इस प्रकार आपने जो उस समय पढ़ा था हिंदी में, तो हिंदी में ऋतुओं की संख्या आपने पढ़ा था 6, आपने सही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम जलवायु के संदर्भ में देख रहे हैं, तो जलवायु के संदर्भ में 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? कि एक सबसे पहला यदि हम बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु जिसे हम
ये भी कह सकते हैं मानसून पूर्व वर्षा का समय है ये। दूसरा वर्षा ऋतु मीन्स, और तीसरा हम बात करते हैं वह है कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद एंड देन शीत ऋतु के बारे में हम बात करते हैं। तो इस प्रकार शीत ऋतु के बारे में, तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखना है शीत ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंतु ये आपको देखना है, लेकिन आपको हिंदी में यहाँ पे आपको नहीं। आइए हम लोग तो आखिर में उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की क्या स्थिति है, इस पर हम लोग यहाँ पे नज़र डालते हैं। आप याद करिए, हमने अच्छे से आपको बताया था, क्योंकि देखिए जब भी आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के भूगोल को पढ़ना है, तो भारत की भूगोल को हम दरकिनार नहीं कर सकते। आप याद करिए, हमने बताया था कि मानसून पूर्व वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, अब थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझते चलेंगे और एक एक बिंदुओं को हम यहाँ पे समझेंगे। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में आप समझिए थोड़ा सा, हमने बताया था आपको मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा में हमने बताया था कि मार्च से लेकर के और मई तक होने वाली जो वर्षा है, मार्च से मई तक होने वाली वर्षा मानसून पूर्व वर्षा होती है। आखिर में ये वर्षा क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि होता क्या है कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। उसके बाद उत्तरायण की होना शुरू हो जाती हैं। जब सूर्य उत्तरायण की दशा में होती है तो स्थल भाग की जो पौनी होती हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और यहाँ पे कुछ जगह ये जहाँ पे नमी उपस्थित होती है, आर्द्रता विद्यमान होती है, वहाँ पे ये वायु उठ करके और वर्षा कर देती है। तो चूंकि ये मानसून का आगमन जून में होता है, जून के पहले वर्षा होती है, इसलिए मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे इस मंथ में, इस महीने में, जो ये महीना है आप देख रहे मार्च, मई, अप्रैल, मुख्यतः मई महीने में, अप्रैल और मई महीने में ये धूल भरी आंधियां चलती हैं, पौने चलती हैं, और इन पौनों को कहते हो लू। गांव में इसे कहते हैं बवंडर, गांव में इसे किसी नाम से कहेंगे भूत है ये, मीन्स अलग अलग नामों से आप लोग, आपकी घर की जो दादा दादी हमेशा मना करते हैं, नहीं आपको नहीं जाना इस महीने में, अप्रैल मई में बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। वो इसलिए नहीं जाना क्योंकि वास्तव में वो शुष्क हवाएं होती हैं जो कि शरीर को कहीं ना कहीं कष्ट देती हैं, लेकिन वो उसको जोड़ती हैं कहीं ना कहीं भूत प्रेत से, कि बवंडर है, भूत प्रेत है। लेकिन वो भूत प्रेत नहीं है, वो क्या है, शुष्क हवाएं हैं, जो कि वर्षा नहीं हुई इतनी बड़ी पर्याप्त मात्रा में, तो वो शुष्क हवा गर्म होकर के क्या हुई है, ऊपर उठी है, और आपने देखा होगा अरे वो भूत है। तो आखिर में ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में पछुआ हवाएं चलती हैं जिसे हम लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे धूल भरी पौनी चलती हैं, और जो धूल भरी पौनी चलती हैं, इन धूल भरी पौनों को हम लू के नाम से जानते हैं। पते क्लियर है? ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी पौनी चलती हैं, इन धूल भरी पौनों को हम लू के नाम से जानते हैं। ये पौनी कब चलती हैं? तो 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक हम बोल सकते हैं। ये जो पौनी चलती हैं 15 मार्च से लेकर के 15 मार्च से लेकर के और 15 जून के बीच ये पौनी चलती हैं। तीसरी बिंदु पे बात करें, अभी तक आपने दो बातें ग्रीष्म ऋतु में देखी हैं, एक धूल भरी पौनी, दूसरा 15 मार्च से लेकर के 15 मार्च टू 15 जून के बीच चलती हैं। अब हमने आपसे कहा यहां पे देखिए बेटा कि ये मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये हम थोड़ा सा कहें, आप कॉमन आधार पे, कॉमन सेंस के आधार पे सोचिए कि सबसे अधिक तापमान किस मंथ में रिकॉर्ड किया जा सकता है? मई जून, बिल्कुल सही। मई जून महीने में, मई जून बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा, आपने अनुभव किया है, मई जून में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है,
सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ये ग्रीष्म ऋतु की बात, और ये केवल और केवल हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यदि हम और बिंदुओं पे बात करें ग्रीष्म ऋतु में ही, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाए तो औसत तापमान सर्वाधिक होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में औसत तापमान सर्वाधिक होता है। यदि हम बात करें यहाँ पे, यदि हम बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में औसत तापमान सर्वाधिक होता है। औसत तापमान सर्वाधिक है। ये आप देखें, बुंदेलखंड क्षेत्र में औसत तापमान सर्वाधिक है। अब यदि हम आपसे कहें कि बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है, तो कह दोगे सर आपने बताया था उस दिन कि जालौन से लेकर के, जालौन तो आपको हमने बताया था, झांसी, जालौन बताया था, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, ये सारी चीजें हमने बताया था। तो जालौन से लेकर के जो चित्रकूट तक का क्षेत्र है, ये क्या होता है, मुख्यतः बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है। अब एक बात और समझते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक मैप बनाएंगे ताकि यहाँ पे इस बिंदु को आप समझ पाएं कि आखिर में क्या बिंदु होती हैं। जैसे यदि हम एक मैप बनाएंगे, इस मैप को समझिएगा बेटा, एक ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में एक मैप हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैप हम बना रहे हैं, इस मैप को आपको समझना है। यहाँ पे कुल मिलाकर, यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, दिस इज, यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं ये है। अब थोड़ा सा बात को समझिए, जैसे यदि हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे ये मैप है, यहाँ पे जालौन है, ध्यान समझते चलना बेटा, ये क्या है, जालौन है, और जालौन से लेकर के ये जो चित्रकूट तक का है, दिस इज ये बुंदेलखंड का एरिया है। ये कौन सा है, बुंदेलखंड का एरिया है मेरे प्यारे दोस्त। इस बुंदेलखंड के एरियाज में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया, औसत तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया, तो आपका जवाब होगा कि सर्वाधिक औसत तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वह बुंदेलखंड, औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया है। दूसरा, यदि हम बात करें इस बिंदु को, तो यहीं पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे झांसी, आगरा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे झांसी और आगरा, तथा साथ ही साथ में यहाँ पे देखोगे तो अलीगढ़ भी है। तो झांसी, आगरा, अलीगढ़, झांसी, आगरा और अलीगढ़, ये तीन कौन कौन सा, झांसी हाँ जी बिल्कुल बेटा, चले, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो देन यहाँ पे, यहाँ से इस बिंदुओं को समझोगे बेटा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये है, आप देखते चलोगे, थोड़ा सा देखते चलोगे, दिस इज मथुरा, यहाँ पे क्या है, ये मथुरा, ये जो पोर्शन है आगरा, मथुरा, आगरा, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है झांसी, मथुरा, आगरा और झांसी। तो इस वाले जो क्षेत्र में, मिस झांसी में, आगरा में, अलीगढ़ में, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये जो 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की ये 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, झांसी, आगरा और अलीगढ़। लेकिन यदि हम सबसे अधिक बात करें तो झांसी एवं आगरा में अधिक गर्मी होती है, झांसी और आगरा में अधिक गर्मी होती है, अधिक गर्मी है। वहीं पर यदि हम बरेली की बात करें तो कम, बरेली में कम गर्मी होती है, बरेली में कम गर्मी, ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बरेली में कम गर्मी, ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। एक बार हम दोबारा आपके साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी पौनी चलती हैं, पछुआ पौनी चलती हैं, जिसे लू कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा,
15 मार्च से 15 जून के बीच ये पौनी चलती हैं। जो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है वो 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक का समय होता है। ग्रीष्म ऋतु बुंदेलखंड क्षेत्र में औसत तापमान सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया है। ये भी बातें आपको ध्यान देनी है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें, और यदि हम अगले बिंदु पे बात करें तो झांसी और आगरा में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे? झांसी और आगरा में। वहीं पे सबसे कम यह तापमान देखा गया तो बरेली में। तो यदि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं तो आप लोग बताएं। आगे हम बात करते हैं और वो होगा वर्षा ऋतु के बारे में। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? चलें नेक्स्ट बिंदु पे हम बात करें तो अगला है वर्षा ऋतु। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो है वर्षा ऋतु। आइए हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में भी समझते हैं। देखिए, अब वर्षा ऋतु के बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हो, हमने बताया भी है। वर्षा ऋतु के बारे में आप बहुत सारी बातें, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो इंडिया के सापेक्ष में पढ़ा है। जैसे सबसे पहले भारत में जो वर्षा का आरंभ होता है वो लगभग भारत में जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा वर्षा ऋतु के बारे में, भारत में वर्षा जून फर्स्ट वीक में होता है। जून के फर्स्ट वीक में होता है। लेकिन यदि हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, थोड़ी चीजें आपको आप अच्छे से याद करना है कि मान लेते हैं ये हमारी इंडिया है, ये हमारा सुंदर सा प्यारा भारत है, और आप याद करिए कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो पौनी होती हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पौने कन्याकुमारी से टकराती हैं। ये दक्षिण पश्चिमी जो पौने होती हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने होती हैं, ये पौने कन्याकुमारी से टकराती हैं। और कन्याकुमारी से टकराने के बाद 120 डिग्री की कोणीय दशा पे विस्थापित हो जाती, यहाँ पे टकराती हैं और 120 डिग्री की कोणीय दशा पे द्विभाजित हो जाती हैं। द्विभाजित कम, अब देखिए यदि आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दो भागों में बंट जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी सुंदर शब्दों का यूज करना है, थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ यदि मैंने अच्छे शब्दों का यूज किया तो द्विभाजित हो जाती हैं। कितने डिग्री पे? 120 कन्याकुमारी से टकराती हैं और 120 डिग्री की कोणीय दशा पर विभाजित हो जाती हैं, द्विभाजित होती हैं। एक शाखा अरब सागर में, जिसे हम अरब सागर की शाखा, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा यहाँ पे आप देख रहे हो कोंकण, कनारी और मालाबार तथा गुजरात, काठियावाड़, पंजाब, हरियाणा, अरावली की समानांतर होते हुए पंजाब में पहुंच जाती, जहाँ पे 40 सेंटीमीटर की वर्षा करती है। लेकिन यहाँ पे हमें बात करना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी एक शाखा आप देख सकते हो अराकारियोमा से टकराने के बाद इस प्रकार मूव करती है और वर्षा करती है। तो उत्तर प्रदेश में मानसून का आगमन होता है, उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो यहाँ से शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश तक पहुँचते पहुँचते जून का अंतिम सप्ताह होता है। जून के लास्ट वीक में, जून के अंतिम सप्ताह में यहाँ पे वर्षा होती है। मतलब जहाँ पे केरल जून के फर्स्ट वीक में वर्षा प्राप्त कर लेता है, वहीं उत्तर प्रदेश को लगभग 20 दिन इंतजार करने होते हैं। लगभग 20 दिन इंतजार करने होते हैं कि अब आएगा वर्षा, अब आएगी वर्षा, आएगा कि आएगी, अब आएगी वर्षा। तो इस प्रकार अब आएगी वर्षा, इसका इंतजार होता है, हालांकि इंतजार का फल मीठा भी होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है बहुत ज्यादा, ना बाढ़ ना कुछ, ठीक ठाक वर्षा। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में वर्षा जून के लास्ट सप्ताह में, लास्ट वीक में होती है।
जून के जब लास्ट वीक में मानसून आया है, इसका मतलब है कि सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में होगा। इसका मतलब क्या है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो, कब होगा, किस महीने में? तो आपका जवाब है जुलाई एंड अगस्त में। जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होगी। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? जुलाई अगस्त में होगी। औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम वर्षा की ऋतु में अधिकतम तापमान 32 से 34। अधिकतम जो तापमान है, अच्छा एक बात बताओ, 32 से 34। अच्छा एक बात बताओ कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? सभी लोग कमेंट करके बताओ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, ये आप याद करना है कि वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आवास हम कह सकते हैं, जो निवास स्थान है, गोरखपुर। किससे कहेंगे? गोरखपुर। तो यहां पे आपका जवाब होगा कि वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा कहां होगी? सबसे अधिक जो वर्षा है ये गोरखपुर में होती है बेटा। गोरखपुर में। गोरखपुर मंदिर कितने लोगों ने देखा है? गोरखपुर जो मंदिर है, गोरखधाम जो मंदिर है, कितने लोगों ने उसका दर्शन किया है? गोरखपुर। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? गोरखपुर में होगी। अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों, सबसे कम कहाँ होगी? सबसे कम होगी मथुरा में। मीन्स सबसे अधिक वर्षा वहां पे, सबसे कम वर्षा मथुरा में। मथुरा वृंदावन। ठीक है, मथुरा में सबसे कम वर्षा, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है और मथुरा में सबसे कम। गोरखपुर में सबसे अधिक और यहां पे देखोगे सबसे कम होती है। तो आपने दो ऋतुओं के बारे में अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहला आपने देखा वह देखा ग्रीष्म ऋतु और दूसरा आपने देखा शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। तीसरा हम देखेंगे शीत ऋतु के बारे में। जब हम शीत ऋतु पे नजर डालते हैं तो आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश में, आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में ठंडी कब से शुरू हो जाता है? कब से शुरू होता है? लगभग अक्टूबर से शुरू हो जाता है, लास्ट अक्टूबर से शुरू होता है और हम बात करते हैं कि फरवरी तक होता है। तो आइए तीसरा हम बात करते हैं और वह है दिस इज शीत ऋतु के बारे में। वो कौन सा है? शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु के बारे में अब देखिए बहुत आसान है। शीत ऋतु के बारे में पहला यही उठता है कि उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु क्यों होता है? क्योंकि सूर्य दक्षिणायन की ओर चला जाता है। आपको याद होगा, इस बात को जानकर हमने बताया भी था कि 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन की ओर चलना, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य दक्षिण गोलार्ध की ओर चलना शुरू हो जाता है और जिससे सूर्य दक्षिणायन की ओर स्थिति होती है, दक्षिणायन की ओर होती है। और जब सूर्य दक्षिण की ओर चला गया तो उत्तर प्रदेश क्या, पूरा भारत तो उत्तर गोलार्ध में है। पूरा भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब सूर्य दक्षिणायन की ओर चला गया
तो कब गया 23 सितंबर के बाद। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो ऋतु होती है अक्टूबर टू फरवरी महीने में का जो समय है वो शीत ऋतु का समय होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ठंड महीना, सर्वाधिक जो ठंड महीना है वो जनवरी का है। सर्वाधिक जो ठंड महीना होता है, शीत जो महीना होता है, ठंड महीना होता है वो कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कि सर्वाधिक जो ठंड महीना है वह है, सर्वाधिक जो ठंड महीना है वह है जनवरी। वो कौन सा है? जनवरी। दो बातें क्लियर हो गई। उत्तर से दक्षिण की ओर, यहां पे देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पे उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर की ओर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आपको हमने बताया था जब भारतीय मानसून पढ़ाया था तो उस भारतीय मानसून में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक घटना होती है जो हम पछुआ विक्षोभ कहते हैं, मिस वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं, इसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, पछुआ विक्षोभ कहते हैं। ये पछुआ विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। इस पछुआ विक्षोभ के द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। पछुआ विक्षोभ के द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। अब बिंदु को समझे, थोड़ा सा समझे। जैसे हमने आपसे कहा कि पछुआ विक्षोभ क्या होता है। पछुआ विक्षोभ यदि बात करें तो ये पछुआ विक्षोभ है, ये पछुआ विक्षोभ यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात है। ये कैसा है? एक शीतोष्ण चक्रवात है। और आपको याद होगा जब हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं तो उसकी बनने की दशाएं कुछ और होती हैं और शीतोष्ण चक्रवात की बनने की दशाएं कुछ और होती हैं। शीतोष्ण चक्रवात की बनने की दशाओं के बारे में यदि हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण तभी होगा जब दो विपरीत स्वभाव वाली पवनें अपसरित होंगी। मीन्स यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से आने वाली जो उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो ठंडी हवाएं, साइबेरिया की जो ठंडी वायु है, यूरोपियन ठंडी वायु, और सहारा की, यहाँ पे आप देखोगे सहारा की गर्म भूमि, सहारा की जो जहाँ पे गर्म वायु आप देखते हैं, यहाँ से यूरोप से यदि आप भूमध्य मेडिटेरियन सी की बात करते हो, भूमध्य सागर की बात करते हो, तो यह भूमध्य सागर में यूरोप से आने वाली ठंडी हवाएं और अफ्रीका या सहारा की गर्म जो मरुभूमि है से उत्पन्न होने वाली जो गर्म वायु का अभिसरण होता है। और आपको याद होगा कि हमने बताया भी था कि जब गर्म वायु और ठंडी वायु अभिसरित होती हैं तो इनके भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। भौतिक गुणों में भिन्नता का मतलब ये है कि इस गर्म वायु का तापमान कुछ और है और इसका तापमान कुछ और है, इसका घनत्व कुछ और है और इसका घनत्व कुछ और है। तो यहाँ पे जब दो भिन्न भौतिक गुणों वाली पवनें अभिसरित होती हैं तो भौतिक गुणों में भिन्नता होने के कारण ये मिश्रित नहीं होती, बल्कि जो हल्की वायु है, और हल्की वायु कौन सी है?
हल्की वायु ऊपर उड़ जाती है और ये ऊपर उड़ जाती है और इस क्रम में एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं वाताग्र, जिसे हम वाताग्र कहते हैं। और इसी वाताग्र के सहारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। हमने पूरी दशा बताई है कि कैसे कैसे हो रहा है। जब ये पौनी ऊपर उठ जाती है और इस वाताग्र का निर्माण होता है और इसी वाताग्र के सहारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्यसागर, ब्लैक सी से आर्द्रता को ग्रहण करते हुए ईरान, अफगानिस्तान से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश करती है। और भारत के जब उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वहाँ पे वर्षा ठीक ठाक करती है। जैसे जैसे ये पौने उत्तर पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी होती रहती है। वर्षा की मात्रा में ये कमी होती है और इसी को हम कहते हैं पछुआ विक्षोभ। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पछुआ विक्षोभ के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हैं? तो ये आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि भारतीय मानसून के संदर्भ में भारतीय मानसून क्या है, इसकी जलवायु कैसी है और ऋतुएं कितनी होती हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं बनने वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे, इसी की कड़ी में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे मृदा के बारे में। यदि हम थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, जब कमेंट करके बताओ बेटा कि आखिर में सभी लोग बताओगे। ठीक है, आखिर में आप लोग बताते चलोगे। हमने उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन बताया, भौतिक प्रदेशों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 भौतिक प्रदेशों में हमने आपके साथ बताया, ये चर्चा किया कि 3 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक का जो क्षेत्र है इसी हम भामर एवं तराई का प्रदेश बताया। और यहाँ पे यदि हम बात करें इस वाले क्षेत्र से, तो यहाँ से लेकर के और ये पूरा चंदौली तक का जो क्षेत्र है इसे हमने कहा दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बताया। वहीं पर तीसरा हमने आपसे बात किया कि ये यमुना जो नदी है और ये जो गंडक नदी है और यहाँ पे जो विंध्यन है दिस इज मध्य गंगा का मैदान। यही तो हमने आपके साथ डिस्कस किया, मध्य गंगा का मैदान। तो आखिर में ये जो आप देख रहे हैं, हमने ये भामर एवं तराई का प्रदेश बताया, ये भामर, और इधर ये थोड़ा सा हम दक्षिण में बात करें तो तराई। तो भामर एवं तराई इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत को हम 3 भौतिक प्रदेशों में हमने डिवाइड करके आपके साथ चर्चा किया। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम उत्तर प्रदेश को, तो इस संदर्भ में यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की मृदा या उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो आप क्या जवाब देंगे? कहोगे कि सर उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है, लेकिन यदि भामर एवं तराई है तो यहाँ पे भामर एवं तराई प्रकार की मृदा पाई जाएगी। बात समझ में आ रही है? मध्य गंगा के मैदान में है तो मध्य गंगा के मैदान में जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाएगी, जिसमें बांगर हुआ, खादर हुआ। जो इसके डेजर्ट एरिया है वहां पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। और तीसरा आप कहोगे कि सर दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में भी मृदा पाई जाएगी, और दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में बेटा लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है।
इसी दक्षिण के बताएंगे, अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस जिले से लेकर किस जिले में लाल मृदा पाई जाती है। परवा मृदा भी पाई जाती है, माड़ मृदा भी पाई जाती है, राकर मृदा भी पाई जाती है और भोंडा मृदा भी पाई जाती है। तो भारत में इतनी प्रकार की मृदा आपको समझ में आना चाहिए, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में। हमने केवल और केवल आपके साथ डिस्कस किया कि नेक्स्ट जो सेशन हम लेंगे वो होगा उत्तर प्रदेश की मृदा। तो आइए हम लोग इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में और एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।